नमस्कार बच्चों। आज हम भारत की खोज पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 का आरंभ करेंगे। इस वीडियो में अध्याय 3 के भाग 1, जिसका शीर्षक सिंधु घाटी सभ्यता है, का अध्ययन किया जाएगा। सिंधु भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। घाटी शब्द का अर्थ होता है नदियों का उपजाऊ मैदान और सभ्यता शब्द का अर्थ होता है जीवन जीने के तरीके, जिसमें खान पान भवन इत्यादि को शामिल किया जाता है। अध्याय 2 में हमने ये जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विकसित सभ्यता थी। इसे विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में से एक माना जाता है। चलिए पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। तो इस गद्यांश में नेहरू जी ने यह जानकारी प्रदान की है कि बीते हुए भारत की अगर पहली तस्वीर कहीं देखनी है और कहीं मिल सकती है तो वह सिंधु घाटी सभ्यता में मिल सकती है, जिसके अवशेष अर्थात जिसके बचे हुए जो भाग हैं हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, वहीं स्थित है मोहनजोदड़ो, एक तो वहाँ प्राप्त हुए हैं, दूसरा पश्चिम पंजाब अर्थात पंजाब का वह हिस्सा जो पाकिस्तान में शामिल है, उस पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों अर्थात इन दो स्थानों पर जो खुदाई की गई है, इन्हीं खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में अर्थात जो प्राचीन इतिहास रहा है, जो हमारा बीता हुआ समय रहा है, उसको समझने में एक क्रांति ला दी है, अर्थात बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। संक्षेप में यहाँ नेहरू जी ये बता रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें भारत के अतीत की पहली तस्वीर अर्थात जानकारी प्राप्त होती है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं? सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में। और इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की जो हमारी समझ थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव अर्थात वृद्धि कर दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं, तो यहाँ इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है कि ये एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर स्थित हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडरों की खोज मात्र एक संयोग थी, अर्थात यदि इन स्थानों पर जो खुदाई की गई है, जो खंडरों की खोज हुई है, वे मात्र एक संयोग थी, अर्थात सोच समझकर प्रयास नहीं किए गए थे कि इन दोनों स्थानों की खुदाई की जाए। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। तो यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे और भी बहुत से नगर और अवशेष अभी दबे पड़े हैं जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया था। तो यहाँ ये सिंधु घाटी की सभ्यता के सीमित ना होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेहरू जी ये बताना चाह रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक ही सीमित नहीं है। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजों की जाए। तो जहाँ नेहरू जी बता रहे हैं कि संभावना ऐसी है कि आने वाला जो समय है उसमें इस सुदूर अर्थात बहुत दूर वाले अतीत यानी बहुत पहले जो बीत चुका समय है उसको उद्घाटित यानी उससे पर्दा उठाने का काम अपने हाथ में लिया जाए और फिर नई नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला ज़िले में। तो ये दोनों स्थान आपस में काफ़ी दूरी पर स्थित हैं। तो यही बात नेहरू जी ने पहले भी बताई है और इस वाक्य में भी बता रहे हैं कि यह जो सभ्यता थी ये बहुत दूर तक फैली हुई थी। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी।
इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। तो यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये जो सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया जाता है, ये जो सभ्यता है ये गंगा की घाटी यानी गंगा द्वारा बनाए गए उपजाऊ मैदान तक फैली हुई है। इसलिए इसे सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बल्कि इससे अधिक मानना चाहिए। अब तक हम जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। तो यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं कि जितनी भी जानकारी अभी तक हमें प्राप्त हुई है वह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रही है, और सिंधु घाटी की सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं या उससे संबंधित जो जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है उससे इतना अनुमान अर्थात अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता अत्यंत अर्थात बहुत अधिक विकसित थी, और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हज़ारों वर्ष लगे होंगे। आगे नेहरू जी बता रहे हैं कि यदि ये सभ्यता विकसित थी तो इसके पीछे क्या कारण है कि इस सभ्यता को विकसित होने में बहुत हज़ारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है जहाँ धर्म के आधार पर पक्षपात अर्थात भेदभाव नहीं होता है। तो नेहरू जी बता रहे हैं कि आश्चर्य अर्थात हैरानी की बात है कि यह जो सभ्यता थी ये धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, अर्थात इस सभ्यता में धर्म के आधार पर कोई पक्षपात जहाँ भेदभाव नहीं पाया गया है। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं है। तो यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इस सभ्यता में धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। धार्मिक तत्व अर्थात धर्म मौजूद था इस सभ्यता में, किंतु इसके बावजूद भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ऐसा नेहरू जी ने इसलिए लिखा है क्योंकि जिस समय ये नेहरू जी ये लिख रहे थे ये किताब, तो उस समय भारत की जो धार्मिक स्थिति थी वो अलग थी। उस समय धर्म के आधार पर पक्षपात शुरू हो चुका था। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। तो यहाँ नेहरू जी बता रहे हैं कि ये भी बिल्कुल साफ और स्पष्ट है कि यह जो सभ्यता थी जो भारत के बाद में जो सांस्कृतिक युग आए हैं, जितनी भी हमने संस्कृति के क्षेत्र में अपनी उन्नति की है, उस उन्नति में ये अग्रदूत थी, अर्थात इसने सब सांस्कृतिक युगों का मार्गदर्शन किया है एक तरह से। तो अग्रदूत शब्द का अर्थ होता है मार्गदर्शक। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। तो यहाँ नेहरू जी ने यह जानकारी प्रदान की है कि इस घाटी की सभ्यता का संपर्क या संबंध और किन किन सभ्यताओं से था। तो वो 3 सभ्यताएं थी, फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र। और सिंधु घाटी की सभ्यताओं ने इन 3 सभ्यताओं के साथ न केवल संपर्क स्थापित किया बल्कि व्यापार का कार्य भी किया, अर्थात चीज़ों का आदान प्रदान भी किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। तो नेहरू जी बता रहे हैं कि कुछ दृष्टियों से अर्थात इन तीनों सभ्यताओं से सिंधु घाटी की सभ्यता की तुलना की जाए तो कुछ ऐसी जगह होंगी यहाँ पर ये सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। ये एक ऐसी नागर सभ्यता थी, अर्थात ये एक ऐसी शहरी सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था, अर्थात अमीर था। धनाढ्य शब्द का अर्थ होता है अमीर, और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थी, अर्थात पंक्तियाँ थी। कतार शब्द का अर्थ होता है पंक्ति, और दुकानें संभवतः छोटी थी। तो नेहरू जी अन्य जानकारी दे रहे हैं हमें सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, और वह भी
फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से तुलना करते हुए बता रहे हैं कि एक तो ये सभ्यता शहरी सभ्यता थी, और दूसरा इस सभ्यता का जो व्यापारी वर्ग था वह बहुत अमीर था, और उसकी भूमिका यानी उसका जो रोल रहा है वो बहुत खास रहा है। सड़कों पर दुकानों की कतारें हुआ करती थी, और ये दुकानें संभवतः ऐसी संभावना है कि वह छोटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौर अर्थात दौर गुजरे हैं अर्थात बीते हैं, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हज़ार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है, जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। तो नेहरू जी यहाँ बता रहे हैं, इस गद्यांश में उन्होंने ये जानकारी प्रदान की है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसकी अवधि 6-7 हज़ार साल पुरानी बताई जाती है, से लेकर वर्तमान भारत यानी जो अभी का भारत है, उस समय के बीच में कई ऐसे युग आए हैं, और उन युगों के दौरान कई ऐसे परिवर्तन आए हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और वैसे भी वो बता रहे हैं कि इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं। साथ ही वे बता रहे हैं कि इतना होने के बावजूद भी अंदर ही अंदर यानी उस समय के दौरान अंदर ही अंदर निरंतरता अर्थात लगातार होने की अवस्था, निरंतरता की ऐसी कड़ी, श्रृंखला शब्द का अर्थ होता है कड़ी, निरंतरता की ऐसी कड़ी चली आ रही है जो आधुनिक भारत अर्थात वर्तमान भारत को 6-7 हज़ार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है, जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के शुरू होने के समय के बारे में भी बताया है, और यह भी बताया यहाँ संभवतः शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता, संभावना है कि यह सभ्यता 6-7 हज़ार साल पुरानी हो या पहले शुरू हुई हो। ये देखकर अचरज होता है अर्थात हैरानी होती है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है, अर्थात वहाँ पर खुदाई के दौरान बहुत कुछ ऐसा मिला है जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की, अर्थात जो परंपरा और रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो लोक प्रचलित अर्थात लोगों में प्रचलित रीति रिवाज हैं, उनकी दस्तकारी की, अर्थात दस्तकारी शब्द का अर्थ होता है हाथ से बनाने वाली कला। तो हाथों से जो कला की जाती है उसे दस्तकारी कहा जाता है। तो उसकी पोशाक होते हैं वस्त्र जहाँ परिधान, तो पोशाकों के फैशन की तक याद दिलाता है। आगे है, यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला शब्द का अर्थ होता है सुबह का समय अर्थात शुरुआत। यहाँ भोर बेला शब्द का अर्थ है शुरुआत। भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में एक विकसित सयाने शब्द का अर्थ होता है समझदार रूप में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ नेहरू जी यह बता रहे हैं कि ये बात दिलचस्प है यानी बहुत मज़ेदार है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में, जो भारत की जो कहानी लिखी जा रही है उसकी शुरुआत में ये एक छोटे बच्चे की तरह नहीं है बल्कि ये बहुत सयाने अर्थात समझदार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। संक्षेप में वह कहना चाह रहे हैं कि भारत अपनी कहानी में बहुत आगे चल रहा है, इसने बहुत विकास कर लिया है।
वह जीवन के तौर तरीकों अर्थात जो ढंग होते हैं से अपरिचित नहीं है, अर्थात अनजान नहीं है। तो नेहरू जी बता रहे हैं कि भारत जीवन के जो तौर तरीके जो ढंग रहते हैं उनसे अनजान नहीं है। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति की है। उल्लेखनीय जिसका उल्लेख किया जा सके, तकनीकी टेक्नोलॉजी से संबंधित, और प्रगति शब्द का अर्थ होता है विकास। तो उन्होंने बताया है कि कलाओं अर्थात आर्ट्स में और जीवन की जितनी भी सुख सुविधाओं की बात कर लें, यहाँ इशारा खान पान, यातायात, भवन निर्माण कला की ओर है, उनकी बात कर लें तो भारत ने बहुत ज़्यादा प्रगति अर्थात तरक्की की है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन ही नहीं किया है। सृजन शब्द का अर्थ होता है निर्माण या सृष्टि। तो उसने केवल सुंदर सुंदर चीज़ों का निर्माण ही नहीं किया है, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का भी निर्माण किया है। तो यहाँ बता रहे हैं कि आधुनिक सभ्यता के जो उपयोगी और बहुत ठेठ शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, और जो शुद्ध चिन्ह होते हैं जैसे क्या हमाम, स्नानघर और नालियों के तंत्र यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका निर्माण भी किया है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि भारत ने किस प्रकार बहुत तरक्की कर ली थी, और ये तरक्की का जो समय था ये 6-7 हज़ार साल पुराना है। तो जिस समय दुनिया के दूसरे जो देश थे या दुनिया की दूसरी सभ्यताएं भले ही विकसित हो रही थी, किंतु जो भारत की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ये बहुत ही विकसित हो चुकी थी और भारत जो सभ्यता के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका था। तो ये थी अध्याय 3 के भाग 1 जिसका शीर्षक सिंधु घाटी सभ्यता था, उसकी व्याख्या। आशा करती हूँ कि यह भाग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।